मॉर्निंग बच्चे। आज हम आप लोग को सेकेंड क्लास में साइकोलॉजी का चौथा चैप्टर लेकर के आया हूं। चौथा चैप्टर है सामाजिकरण। अब इसमें सामाजिकरण हम पढ़ेंगे। ये साइकोलॉजी का चौथा चैप्टर है कि सामाजिकरण होता क्या है, सामाजिकरण किसे कहते हैं, समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो रीति रिवाज है उन रीति रिवाज को हम किस प्रकार से ग्रहण करें, समाज के अनुकूल हमें किस प्रकार से चलना है, इस चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें समाज की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है। जब तक हमें सहयोग नहीं मिले हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को सहयोग करते हुए और एक दूसरे से सहयोग लेते हुए हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं, उसे सामाजिकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि सामाजिकरण के अंदर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विभिन्न प्रकार की विभिन्न संदर्भों में बातों को हम रख पाते हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरे का सहयोग करते हैं, दूसरे से सहयोग भी लेते हैं। यह प्रक्रिया सामाजिकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हम समाज में रहें, रहना भी उन्हें पड़ता है। जब तक समाज में हम लोग नहीं रहेंगे तब तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तब तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और जब एक दूसरे को हम जब सहयोग करते हैं तो एक दूसरे की मदद से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिकरण प्राणी है, बिना समाज के किसी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। क्योंकि इसीलिए नहीं संभव है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति है, सभी का व्यक्तित्व अलग है, रहन सहन परिवेश अलग है, सबके पास बौद्धिक क्षमता अलग है, सभी के पास कला अलग है। सब एक दूसरे अपने अपने कला को क्या करते हैं, संबंधित करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं कला से, जिसके कारण क्या होती है, एक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाज में रहकर अनुकरण के माध्यम से वहां की संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, संस्कार और विचार मूल्य को समझते हैं। सामाजिकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें हम रह करके वहां की रीति रिवाज अभिवृत्ति को हम सीखने का प्रयास करते हैं। जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके, वह समाज में रह करके अनुकरण के माध्यम से हम एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। बिना अनुकरण का आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे पड़ोस के जो लोग हैं वह अगर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हम भी उनका अनुकरण करके हम भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब तक हम अनुकरण नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जब तक अनुकरण नहीं करेगा तब तक बच्चे नहीं सीख सकते हैं। बच्चे शुरू से जन्म से ही अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवार में अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, और तभी जिस समय जन्म लेता है उसी समय से उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य, परिवार में जो भी माता पिता भाई बंधु है, उनसे अनुकरण के माध्यम से समाज के रीति रिवाज, संस्कार, विचार, धर्म, है ना, प्रवृत्ति के बारे में वह सीखते हैं, और धीरे धीरे वो आस पड़ोस से मिल करके वह समाजीकरण का, एक अच्छे समाजीकरण का निर्माण कर लेते हैं। वहाँ की जो संस्कृति है, जो हमारी जो संस्कृति है, एक होता है संस्कृत और एक होता है संस्कृति। तो संस्कृत है एक विषय वस्तु, और संस्कृति है जो हमारा जो रहन सहन, विधि व्यवस्था, संस्कार, विचार, जो पूजा पाठ जो मानने वाले हम लोग हैं, धर्म संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर एकजुट होकर के रहते हैं, अलग अपना अपना जो है जो परिवेश के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जो अनेक प्रकार के धर्म संस्कृति है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, यही हमारा क्या है? संस्कृति है। इस संस्कृति को हम क्या करते हैं? बना करके रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होती है। अब है देखिए तीसरा पॉइंट, समाजीकरण में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका तो पहले परिवार की ही होती है। परिवार में जो हम रहते हैं, परिवार के लोग हमें माता पिता के द्वारा संस्कार, विचार, संस्कृति, उस समाज के रहन सहन के बारे में पता चलता है। इसके बाद जो समाज में जो लोग हैं, विभिन्न तरह के कला जो सीखे हैं, उसको अनुकरण के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं, हम भी सहयोग करते हैं। साथ साथ एक समुदाय, हम लोग विभिन्न समुदाय के लोग रखते हैं, सभी का धर्म संप्रदाय अलग अलग रहते हुए भी हम क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। ये पंडित नेहरू ने कहा था कि जो हमारा जो रीति रिवाज, धर्म, समुदाय जो अलग अलग है, और ये रहते हुए भी जब हम एक साथ रहते हैं, तो ये एकता में अनेकता की बात होती है ना। हमारा ये समाज है, एकता में अनेकता है। यह जैसे कहीं से थोपा नहीं गया है, ये हमें पूर्वजों से विरासत में मिला है, जिसको लेकर के जैसे हम अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे हम चलते हैं। अब है समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। समाजीकरण की ये पॉइंट है, समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने समाजीकरण से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं। पहला है स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया है? कूले ने दिया है। ये स्वदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है, और उन्होंने कहा है समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होती है। देखिए स्वदर्पण का सिद्धांत, स्व माने होता है अपना, स्व का अर्थ होता है अपना। दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है आईना, है ना, आईना होता है दर्पण। तो यहाँ पर क्या है? स्व दर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है, और उन्होंने कहा है ये समाज हमारा क्या है? आईना है, दर्पण है। जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, वह समाज हमारा दर्पण है, और उस दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं कि हमारा स्थान कहाँ पर है। मान लिया ये समाज है, समाज के रीति रिवाज के अनुकूल हमारा रीति रिवाज है या नहीं है? क्योंकि समाज एक हमारा दर्पण होता है, आईना की तरह होता है, और उस समाज की जो रीति रिवाज संस्कृति है,
उस संस्कृति को हम अपने आप से तुलना करके देखते हैं कि हमारा विचार समाज के विचार से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्वयं को इस समाज में रख करके देखिए कि हमारा विचार और उनका जो समाज का विचार है एक साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उस अनुकूल हमको बनना होगा। इसीलिए बनना होगा क्योंकि समाज में हमको एडजस्ट होना है, रहना है। तो समाज में आपको रहना है, आपको समाज में अगर रहना है तो समाज के अनुकूल बनाना होगा। और समाज के अनुकूल बनना होगा तो ये दर्पण है समाज। समाज में जो रीति रिवाज संस्कृति है वो आपको मानना होगा, तब आप रह सकते हैं। अगर नहीं वहां के रीति रिवाज संस्कृति को मान सकते हैं तो आप जंगली प्राणी है, नहीं तो देवते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा होता है ना, जो समाज के रीति रिवाज को नहीं मानता है उसको समाज क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। इसलिए समाज में जो रीति रिवाज है वह चीज जो है सो मानना होता है। हाँ, जो पॉजिटिव है उनको मानते हैं, जो नेगेटिव चला रहा है उनको हम दिशा दिखाते हैं समाज को कि यह रीति रिवाज थोड़ा जो है जो हम लोग से अलग हट करके है। उन चीजों को हम लोग क्या क्या हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे छुआछूत की भावना हो जाता है ना, एक दूसरे से मतलब हम लोग अपने आप में छुआछूत करते हैं। तो यह चीज जो है इस भावना, ये गलत भावना है, इस चीज को हटाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ का समाज का जो रीति रिवाज संस्कृति है उन चीज को ग्रहण करते हैं, अपने आप से मिलाने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने विचार को समाज के अनुकूल बनाते हैं, क्योंकि जैसे हमारा समाज उसके अनुकूल, जहाँ हम समाज के अनुकूल हो सके ताकि जैसे हम एक समाज सुंदर सामाजिक प्राणी बन सके और समाज को व्यवस्थित ढंग से हम ढाल सके, आगे बढ़ा सके। ये इसीलिए कूली ने सिद्धांत दिया था, ये स्वदर्पण का सिद्धांत दिया था। उसने कहा कि स्वयं को इस समाज रूपी दर्पण में देख करके देखिए कि हम उसके अनुकूल हैं या नहीं है। ये कूले साहब ने स्वदर्पण का सिद्धांत दिया था। इसके बाद है, जब बालक समाज के संपर्क में आते हैं तो स्वयं के बारे में सोचता है कि मेरा रीति रिवाज संस्कार विचार समाज के अनुकूल है या नहीं है। और नहीं है तो उसके अनुकूल आपको बनना होगा, क्योंकि आप समाज में रहना चाहते हैं तो उनके अनुकूल ढलना होगा। अगर नहीं ढलते हैं तो समाज से अलग कर देगा। ये समाजीकरण होता है। अब देखिए ये क्या है, प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत परिवार को हम लेते हैं। प्रथम तो हमारा जन्म होता है एक परिवार में, तो प्राथमिक समाजीकरण परिवार, आस पड़ोस, वातावरण, खेल कूद को शामिल करते हैं। आस पड़ोस को हम प्राथमिक समाजीकरण में वातावरण एवं खेल कूद जो आस पड़ोस में जो हम करते हैं, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत। एक होता है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा होता है यानी क्या कहते हैं द्वितीयक समाजीकरण होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत या गौण समाजीकरण होता है। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत परिवार, आस पड़ोस, वातावरण एवं खेल कूद, वहां के वातावरण और खेल कूद को हम प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत रखते हैं। परिवार बालक का प्रथम पाठशाला होता है। परिवार में माँ जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। माँ प्रथम शिक्षिका होती है। परिवार का प्रथम पाठशाला, परिवार ही बालक का प्रथम पाठशाला होती है। उसमें रीति रिवाज संस्कार विचार ये सारा कुछ सीखते हैं, माता से, पिता से, दादा से, दादी से, और तब जाकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा है, देखिए दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत आपको मिलेगा माँ और मुझे का सिद्धांत। माँ और मुझे का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक कौन थे, मीड थे, मीड महोदय। उनके अनुसार बालक में जब यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। मीड ने कहा था कि हमारे अंदर यह अवधारणा जब विकसित होने लगती है कि समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, समाज को हम सहयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं,
जितना संभव हो सके हम सहयोग करने का प्रयास करेंगे। यह अगर अपने आप में अगर लोग समझ लेते हैं कि ये जो समाज है हमारा समाज, और ये आप लोग जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये क्या है, हमारे समाज है, और ये हमारे छात्र छात्रा है, इनको हमको क्या करना, आगे बढ़ाना है। और क्योंकि यह छात्र छात्रा जब आगे बढ़ेगा तब हमारा देश, हमारे जो भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसीलिए यह जब हमारे अंदर आ जाता है इस प्रकार की भावना, मीन के अनुसार करा कि ये इस भावना से जब हम गुजरते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारे सामाजिक बच्चे हैं, ये हमारे अपने समाज के बच्चे हैं, इन बच्चे को आगे बढ़ाना है ताकि हमारा एक समाज, हमारा देश आगे बढ़ सके। यह भावना एक शिक्षक में आ जाता है, एक छात्र में आ जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, समाजीकरण होता है। यानी अपना ही नहीं लेकर के, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होकर के दूसरे पर भी हम विचार करते हैं, अपने देश को, अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह भावना जब हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है कि सभी बच्चे सब पढ़े और सब बढ़े, एक निचले तबके के लोग से लेकर के बड़े तबके के लोग तक जो है आगे बढ़े, यह एक प्रकार का क्या होता है, सामाजिकरण होता है। और यह बात अगर आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो यही चीज है जो सामाजिकरण होती है। किसने कहा था? हाँ, मिंट महोदय ने यह बात कही थी। हमें देखिए लिखा है, यह समाज मेरा है, समाज के लिए कुछ करना है हम, और स्व की जो है भावना विकसित होने लगती है। ये स्व मतलब हम, ये हमारा समाज है। स्व का यहाँ पर अर्थ होता है, स्व का अर्थ होता है हम की भावना उत्पन्न होता है। ये हमारा समाज है, हम इसको लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह चीज क्या होता है, सामाजिकरण होती है। अब तीसरा सिद्धांत है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? दुर्खिम थे। इस सिद्धांत के जन्मदाता दुर्खिम थे। उनके अनुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श को ग्रहण करते हैं जो सामूहिक रूप से मान्य होता है। यहाँ पर सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है कि एक समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनको वहां की रीति रिवाज, धर्म, संप्रदाय, रहन सहन, विधि व्यवस्था को ग्रहण करना पड़ता है। एक को ही नहीं, सभी को एक साथ जो रीति रिवाज समाज में है उस चीज को क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। यह एक प्रकार का क्या है, सामाजिकरण है। सामूहिक रूप से वहां के संस्कार, विचार, संस्कृति को जब हम ग्रहण करते हैं तो यह एक प्रकार का सामूहिक समाजीकरण कहलाता है। ये कह दिए थे दुर्खिम ने